लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ खूब दुष्प्रचार कर रहे थे कि मोदी सरकार सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देगी। लेकिन अब मोदी सरकार ने राहुल गांधी को उन्हीं के बिछाए जाल में फंसा दिया है। मोदी सरकार ने ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाला है कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस की असलियत बाहर आ गई है और देश के लोग अब कांग्रेस को घेर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के शुभचिंतक कांग्रेस की करतूत छुपाने कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। दर्शकों, देश के भविष्य और वर्तमान को अपने राजनीतिक इतिहास से परिचित कराना हर सरकार का धर्म है। अगर कोई भी सरकार अपने इतिहास से लोगों को परिचित नहीं कराती है तो ये कहीं न कहीं सरकार की कुछ छुपा ले जाने की मंशा को दर्शाता है और कहीं न कहीं वो भी देश के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के वर्तमान और भविष्य को ये बताने की कोशिश की है कि कैसे एक व्यक्ति के राजनीतिक और सत्ता स्वार्थ ने देश के लोकतंत्र को बंदी बना लिया था। तो विपक्ष और खास तौर पर गांधी परिवार को मिर्ची लग गई, तो अब अलग अलग तरह के प्रपंच करके अदालत से इस फैसले के खिलाफ फैसला लेना चाहते थे, जिसमें कांग्रेस की काली करतूत के बारे में किसी को भी पता न चले। लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस की इस नापाक कोशिश को समझकर झटका दे दिया। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मोदी सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगी थी। जिसके बाद मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए, लेकिन उन्हें कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने संविधान हत्या दिवस को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दी है। याचिका में हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। इसमें उन लोगों को श्रद्धांजलि देने की बात है जिन्होंने 1975 में आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया था। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और तुषार राव की खंडपीठ ने सुनवाई की। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी 13 जुलाई की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ सत्ता और संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग और इसके बाद हुई जातियों के खिलाफ है। इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये अधिसूचना संविधान का उल्लंघन या अनादर नहीं करती है। दरअसल ये जनहित याचिका समीर मलिक नाम के एक व्यक्ति ने दायर की थी। इस याचिका में तर्क दिया गया था कि आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया गया था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि यह संविधान की हत्या की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सरकार की अधिसूचना अत्यधिक अपमानजनक है। हालांकि न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया। पीठ ने टिप्पणी की कि राजनेता हर समय लोकतंत्र की हत्या वाक्यांश का उपयोग करते हैं। न्यायालय ने कहा कि राजनेता हर समय लोकतंत्र की जननी वाक्यांश का उपयोग करते हैं। हम इसके लिए इच्छुक नहीं है, ये इसके लायक नहीं है। बताते चले कि इसी तरह का एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लंबित है। उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले एक अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी PIL दाखिल करके केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी है। मोदी सरकार द्वारा हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस और विपक्ष के लोग तिल मिलाए हुए हैं। राहुल गांधी बीजेपी और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए संविधान को लेकर घेर रहे थे, लेकिन अब उनकी पार्टी की असलियत से हर साल देश के लोग रूबरू होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब पीएम मोदी ने ऐसा प्रहार किया है जिसके बाद राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। दर्शकों, अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना है जिसने देश की तीनों ही सेनाओं के नक्शे को ही बदल दिया है। अग्निवीर योजना से देश की सेनाओं की औसत उम्र में तो कमी आई ही, साथ ही साथ देश की सेना में नए जोश का भी सृजन हुआ है। जो बच्चा आज अग्निवीर में जाएगा उसका वर्तमान तो सुनहरा होगा ही, भविष्य भी स्वर्णिम होगा, क्योंकि जब वो सेना से बाहर भी आया तो कई राज्यों की सेवाओं में उसे आरक्षण तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उसे आर्मी छोड़ बाकी सेनाओं में भी आरक्षण मिलेगा। भारत आज विकसित भारत की बात कर रहा है तो उसकी योजनाएं भी विकसित देशों जैसी होनी चाहिए। देश के रक्षा मंत्री खुद संसद में कह चुके हैं कि विश्व के कई विकसित देशों में ऐसी योजनाएं सफलतापूर्वक काम कर रही है। पहले राहुल गांधी को संसद में डांट पड़ी थी भ्रम फैलाने के कारण, और अब तो पीएम मोदी ने जो कहा है उससे तो राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी ही फिर गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से लेकर सरकार बनाने के बीच विपक्ष लगातार अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में जुटा है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के पहले सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर आक्रामक नजर आए। इस मुद्दे पर विपक्ष के लगातार विरोध के बीच पीएम मोदी ने इस संबंध में सरकार का रुख साफ कर दिया है।
पीएम मोदी ने अग्निवीर को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी के रुख से ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी की मंशा तो पूरी नहीं होने जा रही है। पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना को सेना की तरफ से किए गए आवश्यक सुधारों का एक उदाहरण बताया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर सेनाओं में औसत आयु वर्ग को युवा रखने के उद्देश्य से शुरू की गई इस भर्ती प्रक्रिया पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कारगिल युद्ध में जीत की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कारगिल विजय दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने उन दावे को भी खारिज कर दिया कि पेंशन के पैसे बचाने के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि वे अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य हमारे सैनिकों को युवा और युद्ध के लिए तैयार करना है। वे कहते हैं कि अग्निपथ योजना नरेंद्र मोदी द्वारा पेंशन बचाने के लिए शुरू की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों की सोच से भ्रम होता है। उन्होंने कहा कि जरा कोई मुझे बताए कि आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है? उसको पेंशन देने की बारी तो 30 साल बाद आएगी। मोदी उस समय 105 साल का होगा। उसके लिए मोदी आज गाली खाएगा। क्या तर्क दे रहे हैं? सेना की तरफ से किए गए जरूरी रिफॉर्म का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। अग्निपथ स्कीम से देश की ताकत बढ़ने के साथ ही हमें सामर्थ्यवान युवा भी मिलेंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों सेना के इस रिफॉर्म में भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं। अब पीएम मोदी के इस बयान से एक चीज तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी की अग्निपथ को खत्म किए जाने की मांग तो पूरी नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में सरकार में आने पर अग्निपथ योजना को खत्म करने का वादा किया था। सरकार के गठन के बाद भी राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सेना में भर्ती की स्कीम को खत्म कर देगी। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी अग्निपथ योजना को लेकर सरासर झूठ बोल रहे हैं। इस योजना को लेकर युवाओं में रोष है और कांग्रेस इस मांग पर कायम है कि इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। दर्शकों, असल में कांग्रेस और उसके नेता चाहते ही नहीं है कि भारत विकसित बने, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर वो चाहते कि भारत का विकास हो तो फिर क्यों इंदिरा गांधी भी गरीबी हटाओ का नारा देती थी और आज भी कांग्रेस यही नारा दे रही है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। आपके नेता एक मुसीबत से निकलते नहीं है कि दूसरे में फंस जाते हैं। ईडी और सीबीआई के चक्कर में अरविंद केजरीवाल से लेकर आपके कई बड़े नेता फंसे हुए हैं और इस बार एक और मामले में आपके नेता फंस गए हैं। इस बार सीबीआई एक्शन में है और मामला करोड़ों का है। सत्ता में आने के 10 साल के भीतर ही आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन अब उसी जेल के चक्कर में आपके नेता एक मामले में फंस गए हैं। दोस्तों, दिल्ली के भीतर जेल दिल्ली सरकार के पास है। अब दर्शकों, आरोप ये लग रहा है कि दिल्ली सरकार किसी माफिया की तरह वहां भी उगाही कर रही है। जेल में बंद कैदी ये सब आरोप लगा रहे हैं कि जेल प्रशासन जेल में बैठकर उगाही कर रहा है, लेकिन दर्शकों, सवाल ये बनता है कि आखिर किसके कहने पर जेल प्रशासन उगाही कर रहा था? आखिर किसके कहने पर जेल के अंदर वो लोग मनमानी कर रहे थे जिन पर जेल चलाने की जिम्मेदारी थी? दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए एक और बुरी खबर आई है। तिहाड़ जेल से उगाही एक्सटॉर्शन रैकेट चलाए जाने के आरोपों पर सीबीआई ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है। दरअसल ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि तिहाड़ जेल और दिल्ली के दूसरे जेलों से एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया जा रहा है। ऐसे में सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने अपनी याचिका में सीबीआई को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की निर्देश देने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की है। बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने इस मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था। इसी साल मार्च में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने की अनुमति दी थी। फरवरी में ही दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके अलावा एलजी ने पूर्व डीजी संदीप गोयल, तिहाड़ जेल के तत्कालीन अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ भी सीबीआई जांच को इजाजत दी थी। आरोप लगाया गया था कि राजकुमार तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल के वसूली रैकेट का हिस्सा थे। ऐसे में एलजी वीके सक्सेना ने राजकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति दी थी। इस मामले के अलावा सत्येंद्र जैन दिल्ली में सीसीटीवी लगाने के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में भी जांच का सामना कर रहे हैं। एलजी वीके सक्सेना ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की सिफारिश को मंजूरी दी थी।
उधर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि पिछले 10 साल में आप मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ 200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित हमारे शीर्ष नेतृत्व को जेल भेज दिया गया है। ये मामला आपको दबाने की दिशा में एक और कदम है। हालांकि बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली कैबिनेट में भ्रष्टाचार का मास्टर बताया। बता दें कि सत्येंद्र जैन को मई 2022 में धन शोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। अब सवाल है कि क्या आप इस कदर नीचे आ चुकी है कि वो पैसे कमाने के लिए जेल में बंद कैदियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ तो देश की संसद में आप सांसद संजय सिंह कहते हैं कि जेल का बजट बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या पता था कि वो जेल के सहारे कथित तौर पर पार्टी का बजट कुछ इस तरह से बढ़ा रहे हैं, जैसा कि आरोप उनके नेताओं पर लग रहे हैं। अब जांच के बाद सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ तो अलग ही खेला हो रहा है। वो जिस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने चलते हैं, उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की जीत हो जाती है और फिर राहुल गांधी खाली हाथ रह जाते हैं। अभी नीट परीक्षा मामले पर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इससे पहले राफेल और दूसरे मुद्दे पर भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। आंदोलनकारी किसानों के साथ मिलकर राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसी बात बाहर ला दी है जिससे कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। और इस बार कांग्रेस नेता जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला झल्ला गए हैं। दर्शकों, स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट पेश हुई थी साल 2006 में। तब ही समिति ने कहा था कि किसानों को लागत का 1.5 गुना दिया जाए। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2 कार्यकाल पूरे किए, लेकिन स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था। लेकिन आज वही कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए कह रही है कि किसानों का हक मारा जा रहा है, लेकिन जयराम रमेश सरीके नेता ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर कैसे उन्होंने अपनी सरकार के समय किसानों का हक मारने की कोशिश की थी। लेकिन आज वही कांग्रेस के नेता सिर्फ किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट नोट दिखाते हुए कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे खारिज किया। शिवराज सिंह चौहान के बयान से कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इससे किसानों के खिलाफ मोदी सरकार की साजिश उजागर हो गई है। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता एमएसपी से इनकार के लिए इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। वहीं सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री से सीधा और स्पष्ट सवाल पूछा गया कि क्या भारत सरकार किसान संगठनों की मांग के अनुरूप एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी। लगभग 30 मिनट तक वो सवाल का जवाब देने से बचने के लिए इधर उधर की बातें करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुद्दा चावल, गेहूं और अन्य कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी का था, लेकिन मंत्री जी सिर्फ जलेबी भाषण देते रहे। इसके अलावा जयराम रमेश को राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए जमकर क्लास लगाई। राज्यसभा में किसानों की समस्या को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश ने उन्हें टोकने की कोशिश की। इस पर सभापति ने उन्हें डांट दिया। सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा में सांसद को कह रहे थे कि भारत किसान प्रधान देश है। सदन के अंदर किसान की चर्चा के समय इतनी गुजारिश करूंगा कि हर व्यक्ति। सभापति इतना बोले ही थे कि तभी कांग्रेस सांसद जयराम रमेश टोका टोकी करने लगे। इस पर सभापति ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आप एक समस्या की तरह हैं। आप किसान के बारे में क्या जानते हैं? आपको किसान के बारे में कख गघ भी नहीं पता है। तो देखा आपने कैसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कांग्रेस की पोल खोले जाने से कांग्रेस नेता तिलमिला गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की आदत है कि मोदी सरकार के खिलाफ वो बिना कुछ सोचे समझे हमला बोलने आ जाते हैं। जयराम रमेश को मौका चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन इस बार कांग्रेस 2 खेमों में बंट गई है। कांग्रेस के भीतर जुतम पैजार केंद्रीय स्तर पर भी हावी हो गई है। नीति आयोग की भी बैठक में जो ममता बनर्जी ने ड्रामा रचा, उसके बाद से जो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई, उसको लेकर कहा जा रहा है कि नीति आयोग के कारण कांग्रेस के भीतर ममता बनर्जी को लेकर आंतरिक कलह है।
वो सतह पर आ गई हैं। नीति आयोग की बैठक के बाद ममता का बयान आया और कांग्रेस दो फाड़ हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ममता के समर्थन में खड़े नजर आए, तो वहीं बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन ममता को आड़े हाथों लेते नजर आए। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंची टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 5 मिनट के बाद उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को अधिक देर तक बोलने की अनुमति दी गई। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति उनका व्यवहार, जो कि नीति आयोग का वास्तविक रूप है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीति आयोग के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में इसने सहकारी संघवाद को मजबूत नहीं किया है। इसका काम करने का तरीका स्पष्ट रूप से पक्षपात से भरा रहा है। ये प्रोफेशनल और स्वतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग तरह के और असहमति से भरे सभी तरह के दृष्टिकोणों को दबा देता है, जो एक खुले लोकतंत्र के मूल तत्व हैं। इसकी बैठकें महज दिखावा मात्र की होती हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई। इस बैठक के बीच से ही निकली और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। अब इस मामले में पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और हाल ही में टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान से हार झेलने वाले अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर ने कहा कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने ममता के दावे को स्क्रिप्टेड करार दिया। इस बीच उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि ममता बनर्जी दिल्ली में तो संत बन जाती हैं, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में शैतान बन जाती हैं। अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर एक के बाद एक आरोप लगाए और यहाँ तक कि कह दिया कि ममता झूठ बोल रही है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। वे खुद बंगाल में तानाशाही करती हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नीति आयोग की बैठक के बारे में ममता बनर्जी जो बातें कह रही हैं, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि किसी राज्य के सीएम को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि बंगाल में अघोषित आपातकाल है। तानाशाही का स्वरूप रोज देखने को मिलता है। ममता लगातार झूठ बोल रही है कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, अधीर ने यह भी कहा कि चुनाव हो या ना हो, बंगाल में जिस तरह की अराजकता का सामना करना पड़ रहा है, नगर निगम चुनाव में हमें वोट देने का मौका नहीं मिला, जबरदस्ती चुनाव जीतते हैं। दर्शकों, समझाना अब ये अहम है कि क्या ममता को लेकर कांग्रेस एकमत नहीं है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताया। वहीं जयराम रमेश के आरोपों पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि जयराम रमेश, आप तो वहां थे भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।